टाइम पे ए सी बराबर बी डी प्रूफ किया था। एक चीज मेरे को ध्यान रही थी प्रूफ करना, ए बराबर सी और बी बराबर डी कैसे आया, इन्होंने प्रूव ही नहीं किया था, लास्ट टाइम ये रह गया था। अब मुझे बताओ चार पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स क्या हमेशा कॉन्सेक्टिव होते हैं क्या? हो भी सकते हैं और तीन पॉइंट हमेशा होते हैं। तो अगर ए बराबर सी हो गया तो ये 3 पॉइंट रह जाएंगे, और बी बराबर डी हो गया तो भी 3 पॉइंट रह जाएंगे, और 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्सेक्टिव। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज, तो उसके केस में तो वो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। अरे समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसने y0 किया, y0 किया तो a कितना आ रहा है? a इज 1/3 लैम्डा, और b कितना आ रहा है? जब आपने x0 किया b कितना आया? -1/3। फिर अपन ने दूसरी लाइन में x और y0 की, x c कितना आया और d कितना आया? 2/3 है या नहीं? तो पहली कंडीशन तो क्या होती है, AC बराबर BD। तो AC बराबर BD का मतलब -1/2 इंटू 1/3 लैम्डा इक्वल टू -1/2 इंटू 2/3, ये होता है। तो -1/2 कट गया और लैम्डा बराबर कितना आ गया? हाफ। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, A बराबर C और B बराबर D। अब A बराबर C किया तो 1/3 लैम्डा इक्वल टू -हाफ, लैम्डा इज -2/3। लेकिन B बराबर D हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है क्या कभी? ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो बराबर हो नहीं हो सकते। तो एक ही आंसर आएगा ये वाला और एक आंसर आएगा ये वाला। क्लियर है क्या? तो इसमें हमको कंडीशन जब याद है हम लोगों को, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग अ डायग्राम अगेन। डायग्राम अच्छी बात है, कोऑर्डिनेट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमने डायग्राम बना के कंडीशन बना रखी ना ऑलरेडी। टाइम सेव करिए अपना। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखो कोऑर्डिनेट की जो ब्यूटी है वो यही है कि कोऑर्डिनेट में सारे आर्टिकल्स रिपीट होते हैं। कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर भी आएंगी, और सर्कल के बाद तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में सेम आधे कंसेप्ट रिपीट होते हैं, आधे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन हटी, पैराबोला की आ गई, एलिप्स की आ गई, सेम रेप्लिका। तो इसमें फायदा होता है, हम 2 महीने में पढ़ने को मिलता है। 2 महीने से ज़्यादा पढ़ लिया हम लोग, 2.5 महीने के आसपास। तो हम सेम क्वेश्चन बार बार करते हैं तो कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग हो जाती है हम लोगों की। कोऑर्डिनेट में फायदा यही है कि आप सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बार कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे अपन ने ये एक्सिस ली, एक सर्कल ले लिया अपन ने, ये आ गया, इसका सेंटर कुछ मान लिया अपन ने S, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया अपन ने, यहाँ पे कुछ A पॉइंट ले लेते हैं, इसे कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 मान लिए। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे आप कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं यहाँ पर सर्कल्स में, आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं हम S का मतलब होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? S। इसमें अगर आप x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल दें तो इसको बोलते हैं S1। तो S1 का मतलब क्या हो गया, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। तो S1 जो भी होता है एक वैल्यू होती है, क्या होती है? एक वैल्यू। तो इसको बोलते हैं S, इसको बोलते हैं S1। सिंबल्स याद होने चाहिए, हम जितनी भी इक्वेशन याद करने वाले हैं आगे, वो S, S1 और T आगे आएगा, टेंजेंट इक्वेशन, उसके फॉर्म में याद करते हैं। ऐसा आ गया, S1 आ गया, समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ S के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के, जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंटर के? सर्कल इक्वेशन दी हुई है मैंने आपको, सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g, ये होता है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं A के साथ में, मैंने भी A को बाहर माना है, अगर मैंने A को बाहर माना है तो आप मुझे बताइए जो AS डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। और पॉइंट अंदर होता था छोटा, सर्कमफ्रेंस पे होता था बराबर। तो AS R से बड़ा है, तो मतलब AS² विल बी ग्रेटर देन कितना होगा? अब x1 y1 और -g -f के बीच में डिस्टेंस लिखेंगे तो कितना आएगा? x1 + g का होल स्क्वायर y1 + f का होल स्क्वायर ग्रेटर देन r का मतलब क्या है? तो g² f² दोनों साइड कैंसिल हो गया और c को लेफ्ट में लिया है, तो मेरे पास क्या कंडीशन बन गई,
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c ग्रेटर देन 0। और इसको हमने क्या बोला था अभी, s1 क्या बोला था, इसका मतलब कि s1 ग्रेटर देन 0, s1 ग्रेटर देन 0 पे पॉइंट वहां पे आ रहा है। s1 लेस देन 0 होगा तो क्या आ जाएगा, और s1 बराबर 0 होगा तो ऑन सर्कल या सर्कम्फ्रेंस, एक ही बात है, ऑन सर्कल या सर्कम्फ्रेंस ये हो। अब जब आप पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे वहां पर भी यही होता है, s1 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, s1 लेस देन 0 इनसाइड, s1 बराबर 0 ऑन कर, बस वहां पे s1 क्या होगा, उसकी इक्वेशन, s1 क्या होगा, क्लियर है क्या, अरे समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो ये आ गया हमारे पास, इसे नोट करिए। द फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, S1। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है A1, 2, इसके लिए हमने निकाला S1। S1 कितना आ रहा है, 1 + 4 - 4 + 4 - 11, तो ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब पॉइंट क्या हो गया, इनसाइड। अब B पॉइंट है मेरे पास 6, 0, इसके लिए अपने निकाला S1, तो कितना आ रहा है मेरे पास 36 + 0 - 24 + 0 - 11, तो ये आ रहा है 1, ये आ रहा है पॉजिटिव, पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड। तो केवल साइन देखते हैं, अगर साइन पॉजिटिव आ गया तो बाहर, साइन नेगेटिव आ गया तो अंदर। समझ में आया कंसेप्ट क्या है, अब इसको यूज करना होता है। जैसे वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट a, लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन, ये बोल रहा है आपसे। यहाँ देखिए आप, हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल आ गया मेरे पास, और दिस इज अ लाइन, कि ये पॉइंट 2, 0 है, ये 0, 2 है, और यहीं पे कट करने वाला है। अब वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए वो बोल रहा है कि जो वो पॉइंट है वो इस रीजन में आना चाहिए, ये बोल रहा है आपसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लाइन के एस्पेक्ट में बात करूं तो लाइन के एस्पेक्ट में तो ओरिजिन है मेरे पास, लाइन के एस्पेक्ट में कहां पर है, अपोजिट साइड, और सर्कल के एस्पेक्ट में क्या है, इनसाइड। तो पहले हमने क्या किया, लाइन की बात करी, तो लाइन क्या है मेरे पास, x + y - 2 = 0। तो 0, 0 डाला तो साइन कितना आ रहा है, तो a, a+1 से साइन क्या आना चाहिए, तो a + 1 - 2 शुड बी पॉजिटिव, तो a ग्रेटर देन कितना आ गया, हाफ। ये आया लाइन के रेस्पेक्ट में। अब बचा क्या, सर्कल। सर्कल के रेस्पेक्ट की बात करें तो S1 क्या आना चाहिए, लेस देन 0, तो ये आ गया a² + a+1 का होल स्क्वायर -4 लेस देन 0, ये आएगा। तो ये आ गया 2a² + 2a - 3 लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे, a बिलोंग्स टू -√7 - 1/2 से लेके √7 - 1/2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन आ गया हाफ से लेके √7 - 1/2। दिस इज द रेंज ऑफ a, आंसर। क्लियर है क्या, ये हुआ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 की बात करूं मैं यहाँ पे, तो मेथड नंबर 2 मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। मेथड नंबर 2 में क्या होता है, मैंने क्या किया, जो y बराबर, जो आपको पॉइंट दिया हुआ है a, a+1, ये मैंने आपको सिखाया था कि कर्व स्केचिंग से होता है। कैसे, x बराबर a है, y बराबर, तो y बराबर कितना आ गया, आपको चेक करना है लाइन का ये कौन सा पार्ट इसके अंदर आ रहा है। तो y बराबर जब x + 1 लेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से आएगी। अब इसका ये वाला पार्ट, तो हमने क्या किया, y बराबर x + 1 को एक बार x + y = 2 के साथ में सॉल्व किया, तो यहां से x कितना आ गया, हाफ, और एक बार सॉल्व किया x² + y² = 4 के साथ, यहां पे रखा अपन ने। तो यहां पे जब क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो x² + x + 1 का स्क्वायर बराबर 4, तो ये आ गया 2x² + 2x - 3 = 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, √7 - 1/2। एक और आएगी मेरे काम की, ये वाली है। तो यहां पे हाफ है और यहां पे कितना है,
तो रेंज कहाँ से कहाँ आ गई मेरे पास, हाफ से √7 - 1/2। तो दिस इज द मेथड ऑफ कर्व स्केचिंग जो मैं आपको पहले भी सिखाया हुआ है। आप देख रहे हैं अब जो अप्रोचेज आ रही हैं इसमें बहुत सारी अप्रोचेज हम पुराने वाली यूज़ कर रहे हैं। मैं कोऑर्डिनेट में यही फायदा है। अब आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैराबोला में कुछ नई प्रॉपर्टी नहीं आएंगी, लेकिन अब वो बहुत सारी कनेक्टेड होंगी। 40% 50% आपको पता होगा। जब हम टेंजेंट नॉर्मल में काम कर लेंगे सर्कल्स में, तो आपको पता होगा टेंजेंट नॉर्मल पे काम कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी आएंगी। ऐसा नहीं 40% कंटेंट वहाँ भी नया होगा। जब पैराबोला पढ़ लेंगे, एलिप्स हाइपरबोला में बताओ आपको ईजी लगेगा, तो उसमें कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं आएंगी, लेकिन कनेक्टिविटी होगी। तो इससे क्या हमको ईजी लगता है, तो थोड़ा लगता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है हमारा, तो एक अप्रोच बन जाती है। क्लियर है क्या? मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ड्रॉ अ सर्कल विद A x1y1 एंड B x2y2 एस डायमीटर। x1y1 x2y2 को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाइए, ठीक है। तो एक सर्कल बनाता हूँ, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, सुनते जाओ ध्यान से बस। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट सिखाऊंगा यहाँ पे। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें अपन ने कोई भी एक डायमीटर ले ली। ये पॉइंट है A x1y1, ये है B x2y2, ले लिया आपने। हमें बात ध्यान सुनना, अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल डिपेंड करता है, 90, पता है अपन को। तो अपन लिखते जाते हैं, काम करते हैं, सुनते जाना बस। यहाँ पे डायमीटर किस पे, ऑन सर्कल या सर्कमफ्रेंस, बातें नहीं, सुनते जाओ यहाँ पे, अरे बातें नहीं। सर्कमफ्रेंस पे कितना करता है, 90, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड पॉइंट पे, सुनते, अरे रुको एक बार। इनसाइड पॉइंट में लिया यहाँ पे, ये कोई भी इनसाइड पॉइंट ले लिया, ये मान लो कोई पी पॉइंट है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। ये एंगल होता है ऑब्ट्यूस, तो ये एंगल आ गया ऑब्ट्यूस। और मैं पॉइंट ले लूं बाहर, ये बाहर पॉइंट है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, एक्यूट। तो अगला मैं बोल रहा हूं आउटसाइड पॉइंट पे जो ये एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट। 0 से 90 के बीच में और 90 से 180 के बीच में। ये हमारा कंसेप्ट है जो हमारे काम आने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो मुश्किल चीज़ आपको पता है ऑलरेडी, एक वजह से मैं रिमाइंड कर दिया आपको, ठीक है ना। अब सुनना है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सर्कल की इक्वेशन लिखी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। दिस इज s। अब मुझे बताओ वो x3 y3 पॉइंट पे, x3 y3 पॉइंट पे x1 y1 x2 y2 कितना एंगल सप्रेंड कर रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन में। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस सप्रेंड कब कर सकते हैं, मतलब S1 क्या होना चाहिए, तो मैं x की जगह x3 और y की जगह y3 रखता हूं, तो S1 की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी हमेशा, नेगेटिव। क्या आएगी, तो ये आ गया x3 - x1 x3 - x2 प्लस y3 - y1 एंड y3 - y2, दिस शुड बी क्या, समझ में आया क्या। If P2,5 is an interior point of circle and circle neither touches nor intersect the axis, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इंटीरियर पॉइंट है, तो S1 क्या होगा, नेगेटिव। S1 क्या होगा, नेगेटिव। S1 का मतलब क्या हुआ, 4 + 25 - 16 - 60 प्लस P नेगेटिव। तो यहाँ से आ गया P < 47। अब वो बोल रहा है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, neither intersect nor touches the। इसका मतलब क्या हुआ, g² क्या होना चाहिए, सिमिलरली f² भी क्या होना चाहिए, होगा या नहीं होगा। और इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन, इन तीनों कंडीशंस का g² का मतलब कितना आ गया, 16 < p। तो मतलब p > क्या आ गया, f का मतलब कितना आ गया, 36 < p। तो p कितना आ गया, तीनों का इंटरसेक्शन लिया तो p कहां से कहां आ गया, क्लियर है क्या। आप देखो यहाँ y बराबर 25 - x² है, तो ये सर्कल दिखने में लग नहीं रहा, लेकिन स्क्वायरिंग करेंगे तो, लेकिन इस फॉर्म में दिया क्यों है, फिर इस फॉर्म में क्यों दिया हुआ है, सर्कल फॉर्म में देना चाहिए था। अब समझना ध्यान से आप, जैसे आपके पास x² + y² बराबर a² है, ठीक है ना।
तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी दो ब्रांचें बनती है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस से प्लॉट करेंगे इसको आप, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपके आगे भी काम आएगा। तो ये ऊपर वाली ब्रांच जो होती है, ये वाली, ये होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाली ब्रांच होती है ये होती है माइनस अंडर रूट ऑफ, ये होती है ऊपर वाली होती है प्लस, नीचे वाली होती है माइनस। समझ में आया क्या? ऐसे ही अगर आप x को y की फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस वाली राइट में, माइनस वाली लेफ्ट में। समझ में आया क्या? अब इसमें आपको प्लस वाली ब्रांच दी हुई है, अगर आपको प्लस वाली ब्रांच दी हुई है तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, ये पॉइंट कितना है 5,0, ये पॉइंट कितना है, और ये वाला पॉइंट। अब मैं जो कर्व स्केचिंग से बात करूं यहाँ पे, तो कर्व स्केचिंग से मेरे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, a, प्लस 1, तो y बराबर कितना आ गया, अगर इसमें से प्लॉट करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा, और जो पार्ट्स के अंदर आ रहा है, जो पार्ट्स के और पार्ट जो अंदर आ रहा है वो ये वाला सेगमेंट आ रहा है, बस ये वाला पॉइंट निकालना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, जो सर्कल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, इसमें y बराबर x प्लस 1 डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 3। तो कहाँ से कहाँ रेंज आ गई, -1 से 3। अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम क्या लेते, -4 से 3 ले लेते। तो हम क्या करते, नीचे वाला पार्ट जो होता यहाँ से आता है लाइन, ये पॉइंट -4 होता, ये बिठा देते। समझ में आया क्या? नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्कल। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्कल, ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है कुछ इस तरह से, मान लो। अब जब एक P पॉइंट है मेरे पास, वो कहीं भी हो सकता है, मैंने मान लिया आउटसाइड है, क्या मान लिया मैंने। अब इस पॉइंट का सर्कल से आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक, ये आ गया सेंटर। अब जो ये वाला पॉइंट होगा जिसके पास में, ये वाला होगा मिन के लिए, और ये बी पॉइंट जो होगा ये होगा मैक्स के लिए, क्लियर है। तो मेरे पास जो मिन डिस्टेंस आ रहा है, मिन डिस्टेंस विच विल बी कितना हो गया, पी एस माइनस आर। सो मॉड लगा दो, क्योंकि पॉइंट अंदर आ गया तो उल्टा हो जाएगा, आर माइनस पी एस, कितना हो जाएगा। और मैक्स डिस्टेंस जो होगा मेरे पास वो कितना होगा, पी एस प्लस आर, कितना होगा, पी एस प्लस आर। समझ में आ रहा है? अब इसमें एक जो डाउट मेरे दिमाग में आता है, कि सर आपने ये ए और बी पॉइंट क्यों लिए। अगर हम एक काम करते हैं, तो एक डी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, डी पॉइंट, और इसको पी से ज्वाइन कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है ये मिन होगा, प्रूफ करो उसको। मैथमेटिक्स में काम कर रहे, केमिस्ट्री तो है नहीं, एक्सेप्शन मान लिया या केमिस्ट्री लैब में हुआ है, अब तो मैथमेटिकली प्रूफ होना पड़ेगा कि ये लीस्ट कैसे है। और मैं ऐसे कोई पॉइंट यहाँ ले लूँ डी, उसको जो तो उसका मैक्सिमम हो, तो मैथमेटिकली हाउ कम वी कैन से कि ये कम है, ये ज़्यादा है, या ये मिनिमम है, ये मैक्स है, तो मैथमेटिकली प्रूफ होना पड़ेगा मुझे। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसको इसे ज्वाइन कर दिया, ये क्या डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा या नहीं होगा। तो हम पहले बात कर रहे हैं मिन के लिए, ठीक है। और मिन की बात करूं यहाँ पे, ध्यान से देखना है यहाँ पे, इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC, PC सॉरी PDS, क्या लिख रहा हूं मैं, PDS में PS विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू SD प्लस PD, होगा ही नहीं। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है हमेशा। अब PS का मतलब क्या हो गया, PA प्लस AS इज लेस देन इक्वल टू SD प्लस PD।
और AS और SD दोनों रेडियस के बराबर कैंसिल हो गए, तो PA विल बी लेस देन इक्वल टू PD। तो आप D पॉइंट को कहीं मूव करा दो, PA हमेशा से छोटा ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, PA। D पॉइंट तो वेरिएबल है, वो कहीं भी मूव करे फॉर ऑल पोजीशन ऑफ D, PA विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू PD, तो PA क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू। समझ में आया क्या? ऐसे हम बात करें मैक्स के लिए, अगर हम मैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे PS प्लस SD, PS प्लस SD विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यस बचा क्या यहाँ पे, PD, ये तो बचा PS प्लस SD इज ग्रेटर देन इक्वल टू PD, दो साइड का सम। अब PS SD किसके बराबर है, रेडियस के। अब मैं SD लिखूं या SB लिखूं, एक ही बात है। PS प्लस SB कितना हो गया, PB, तो PB विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, तो PB हमेशा PD से बड़ा होगा, PA हमेशा PD से, तो मैक्स वैल्यू क्या आ गई, मैक्स PB और मिन PA। समझ में आता है? फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सर्कल एंड ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है ना, अपने क्या किया, सर्कल का सेंटर जो है मेरे पास वो कितना है 7,5 और रेडियस कितनी आ रही है 49 प्लस 25 प्लस 151 विच इज कमिंग आउट टू बी 15, कितनी आ रही है। अब S1 निकालो, पहले पॉइंट की पोजीशन चेक करो, तो ये कितना आ रहा है 4 प्लस 49 माइनस 28 प्लस 70 माइनस 151, तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इनसाइड। पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो ये चेक करना जरूरी है, अदरवाइज आप ये चेक नहीं करेंगे इनसाइड या आउटसाइड, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, सर्कल बनाया, अब इसमें एक डायमीटर बना दी, जो ये सेंटर है मेरे पास वो कितना दिया हुआ है 7,5। अब एक काम करो, जो P पॉइंट दिया हुआ है आपको, P पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 2,-7, तो आप PS निकालो कितना आ रहा है। अब PS निकालेंगे आप, तो PS आ रहा है 25 प्लस 144, तो कितना आ गया 13, तो 13 आ रहा है, तो इसका मतलब ये P पॉइंट कुछ यहाँ पे होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है 13, तो बचा हुआ कितना हो गया 2, एंड दिस पॉइंट इज 2,-7, ये आ रहा है। अब मुझे निकालना है, ये वाला पॉइंट तो मिन का होगा, ये वाला पॉइंट मैक्स का होगा। अब मुझे पता है मिन डिस्टेंस तो कितना हो गया PA कितना है 2, और मैक्स कितना हो गया PB 13 प्लस 15 कितना 28, डिस्टेंस तो आ गया मेरा। समझ में आ गया क्या? अब करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालने बाकी रह गए, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने A,B मान लिया। क्या मान लिया? अब मैंने इसका सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए अलग से बना लिया इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहे। तो ये पॉइंट लिया मैंने S इज 7,5, दिस इज P पॉइंट 2,-7, एंड दिस पॉइंट इज A विच इज A,B, दिस इज 13,2, ये लगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, तो 13A प्लस 14/15 इज 2, 13B प्लस 10/15 इक्वल टू -7, ये आएगा। तो ये यहाँ से कितना आ गया 30, और A आ गया 6/13, B आ गया -105 -115/13, A और B आ गया, A पॉइंट आ गया। अब B पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, दोबारा फॉर्मूला मत लगाना आप, जो S है वो A और B का मिड पॉइंट है, जो S है वो A और B का मिड पॉइंट है। जब A पता है S पता है तो B तो वैसे मिल जाएगा। क्या चीज क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, कोई डाउट है? 2, इसका जो आंसर है मिन डिस्टेंस तो आ रहा है 2, इसके लिए पॉइंट आ रहा है 6/5, 8/5, और मैक्स डिस्टेंस आ रहा है 8, इसके लिए पॉइंट आ रहा है 24/5, 32/5। डाउट है? ये नहीं हुआ, क्या करते हैं बेटा, ओरिजिन रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है S1 पॉजिटिव आने का मतलब पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड द सर्कल, ये आ गया। सेंटर क्या है सर्कल का 3,4, रेडियस कितनी है 3, R is 3, और पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन, तो ये P है, ये S है, ये 0,0, तो PS डिस्टेंस कितना आ रहा है 5, ये 5 आ रहा है, ये 3 है, तो ये कितना आ गया 2, तो मिन तो 2 दिख रहा है, मैक्स 8 दिख रहा है, हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूले से ये वाला 3:2 में डिवाइड होगा, 3:2 में डिवाइड होगा तो निकाल लो, तो ये आ गया 6/5
8/5, इसके मिड पॉइंट से ये निकाल लो। ओके, नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसका सेंटर हमने अज्यूम कर लिया कुछ भी s विच इज x1 y1, ठीक है। ये x1 y1 अज्यूम किया, इस पे अपन ने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ये कितने अंदर पे ले लिया थीटा, रेडियस क्या ले ली इसकी r। हमने इस पॉइंट को मान लिया p, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो अब मुझे बताओ जो x है वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस r cos थीटा, और y बराबर कितना होगा, y1 प्लस r sin थीटा। ये आ गया इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2 पाई। थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रहा है क्या? अब ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, को थोड़ा और समझते हैं यहाँ पे। तो x बराबर ले लिया मैंने x1 प्लस r cos थीटा, और y बराबर ले लिया y1 प्लस r sin थीटा। कोई डाउट है? तो यहाँ से x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin थीटा बराबर कितना आ गया, आया नहीं आया? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब हमें इतना चीज तो मिल गई है, ये आ गया, ये दो चीज आ गई। क्या ये सेम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से भी आई थी क्या? तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सेम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है? ये सेम इक्वेशन मैंने स्ट्रेट लाइन में निकाली है, सेम इक्वेशन मैं सर्कल में भी निकाल चुका हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल है कि सेम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की भी है और सर्कल की भी है? कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप सेम इक्वेशन दो जगह यूज कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, या कुछ ना कुछ एड ऑन है यहाँ पर। होगा सकता है मुझे क्या हुआ है यहाँ पे? इस वाले केस में थीटा वेरिएबल है और आर फिक्स्ड है। जब थीटा वेरिएबल होता है, आर फिक्स्ड होता है, तो क्या बनता है, सर्कल। और जब थीटा फिक्स्ड होता है और आर वेरिएबल होता है, तो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। जो हमने वहां पे किया था, वहां भी थीटा और आर थे, तो डिफरेंस क्या था, वहां थीटा फिक्स था और आर वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, थीटा वेरिएबल है और आर फिक्स, तो वेरिएबल चेंज हो गए। अगर दोनों फिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट। अब दोनों वेरिएबल हो जाए तो थीटा भी वेरिएबल, आर भी वेरिएबल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये बचे चैप्टर, 3 चैप्टर ये बचे, यही होंगे। गुड, वेरी गुड। ये देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया x1 y1, कोई भी पॉइंट x1 y1, ठीक है। और मैं रेडियस 1 ली, रेडियस कितनी ली, 1। रेडियस 1 लेके थीटा को 0 से 2 पाई वेरी किया, तो क्या बन जाएगा, सर्कल। एक सर्कल बन जाएगा मेरे पास इस तरह से। बनेगा नहीं बनेगा? तो समझ में आ रहा है ये? फिर मैंने R2 लिया, फिर मैंने क्या लिया, 2, फिर थीटा को 0 से 2 पाई वेरी करा, फिर से क्या बन गया, सर्कल। समझ में आया क्या? फिर R को 3 लिया, फिर थीटा को 0 से 2 पाई वेरी किया, तो क्या मिल गया, सर्कल। तो मुझे इस केस में मिल क्या रहे, इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बेसिकली अगर मैं R को 0 से इनफाइनाइट वेरी करूं, R को, तो ये सर्कल्स क्या होंगे, धीरे 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 बढ़ते जाएंगे और पूरे प्लेन को कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पूरे प्लेन को कवर कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर पूरे प्लेन को कवर कर रहे हैं तो मतलब प्लेन का हर पॉइंट हो गया। तो बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन XY प्लेन। आप किसी भी XY प्लेन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा आप लोगों को। अच्छा, बचपन में फाउंटेन पेन यूज किए होंगे ना, और रफ पेपर भी यूज किया होगा। कभी ऐसा किया है कि फाउंटेन पेन के टिप को रफ पेपर पे लगाया हो, क्या होता है, इंक फैलती है, वही काम हो रहा है।
वो सेंटर है, और जैसे इंक्रीज करेंगे फैल रही है। या कभी ये काम किया होगा, पानी में, नदी में पत्थर फेंके होंगे, जैसे पत्थर फेंकते हैं क्या होता है, रिपल्स बाहर की तरफ निकलती है, तो वो पूरे प्लेन को कवर कर जाती है। तो वो यहाँ पे हो रहा है, एक सर्कल लिया, x1 सेंटर है उसका, वहां से रिपल्स निकल रही है और पूरे प्लेन को कवर कर जाएंगे। तो बेसिकली अगर हमें ये बेसिकली मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया था, आप लोगों को याद नहीं है मैंने क्या सिखाया था, इफ वी नीड टू टेक any variable point on xy plane, then take as r cos theta comma, आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया था इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, जहां पे वेयर थीटा आर वेरिएबल, थीटा आर वेरिएबल। समझ में आया क्या, ये ध्यान रखना काम आता है हमारे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सर्कल है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने तो वो क्या होंगे, a प्लस आर कॉस थीटा, b प्लस आर साइन थीटा, a प्लस आर कॉस थीटा, b प्लस आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या। अगर मेरे पास सर्कल दूसरा वाला है, मान लो मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो मैं कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। ये आ गया मेरे पास वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। अगर मान लो मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और इस पे मुझे वेरिएबल पॉइंट लेने हैं, तो वो कितना होंगे, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, जहाँ पे आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ में आया क्या। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, रिप्रेजेंट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म, रिप्रेजेंट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में करना है, सेंटर कितना आ रहा है इसका और रेडियस कितनी आ रही है 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा और y बराबर माइनस 3 प्लस 2 साइन थीटा। कोई डाउट है। इसी का रिवर्स भी आता है क्वेश्चन कई बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट गिवन फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कन्वर्ट गिवन फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। आपको दिया है x बराबर माइनस 3 प्लस 4 कॉस थीटा एंड y बराबर 7 प्लस 4 साइन थीटा, ये दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर 4 कॉस थीटा एंड y माइनस 7 बराबर 4 साइन थीटा। आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर एंड ऐड। तो जब आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन हो और उससे आपको कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करनी हो, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 16। समझ में आया क्या। आप नोटिस करें यहाँ पे, दिस ए बी सी लाइज ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, कि कॉस थीटा का हमारा साइन थीटा किस सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। समझ में आया क्या। इसका मतलब circumcenter ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0,0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का सेंटर जो है वही सर्कमसेंटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मानो मैंने कोई भी सर्कल लिया, ये ट्रायंगल लिया मैंने ABC, इसका जो सर्कमसेंटर है वो ये पॉइंट है S 0,0 है या नहीं। तो सर्कमसेंटर मुझे मिल गया है, तो S इज 0,0। कोई डाउट है तो S मिल गया। और सेंट्रॉइड क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा 1/3 कॉमा सिग्मा साइन थीटा 1/3। और हमें पता होता है कि H G
एस, ये क्या होते हैं कोलिनियर, और 2:1 में डिवाइड करता है। अब मेरे को एच निकालना है, तो मैंने एच के कोऑर्डिनेट्स मान लिए a, b, इसके हैं सिग्मा कॉस बाय 3, सिग्मा साइन बाय 3, और इसके हैं 0,0। सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे तो कितना आ गया, a/3 इज सिग्मा कॉस थीटा 1/3, b/3 इज सिग्मा साइन थीटा 1/3। तो a, b इज बेसिकली सिग्मा कॉस थीटा 1, सिग्मा साइन थीटा 1। क्लियर है क्या? P is a variable point on circle with center at C, CA and CB are perpendicular from C on x and y axis। तो जो क्वेश्चन बोलते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए पहले तो। ये आ गया मेरे पास। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से, इसका सेंटर है C, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये माना A, ये माना B, ठीक है, कोई डाउट है? और बोला P इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस सर्कल, ये P पॉइंट, यहां समझ में आ रहा है आपको? अब आई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 मान लिया, ये जो एंगल है मैंने, ये वाला एंगल, इसको थीटा मान लिया, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। कोई डाउट यहाँ था? समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को ज्वाइन किया, ट्रायंगल PAB। देखो हमेशा कोऑर्डिनेट में अगर आप डायग्राम साथ में बनाते जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। ये बन गया। अब ये जो पॉइंट है A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, 0, इसके होंगे 0,y1, ये होंगे। और बोला ट्रायंगल PAB के सेंट्रॉइड का लोकस इज अ सर्कल जो ट्रायंगल CAB के सेंट्रॉइड पर है और रेडियस उसकी 1/3 है। अब मैंने क्या किया, इसका सेंट्रॉइड मैंने मान लिया h, k, तो G मैंने G ऑफ ट्रायंगल PAB, इसका लोकस निकालना है, इसको मैंने मान लिया h, k। क्या मान लिया हम लोगों ने? तो h बराबर कितना होगा, a प्लस p प्लस b/3, तो ये आ गया 2x1 प्लस आर कॉस थीटा बाई 3, और k बराबर हो गया 2y1 प्लस आर साइन थीटा बाई 3। इस 3 को वहां ले गए, x1 को वहां ले गए, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3h माइनस 2x1 का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, 9 बार आएगा, और h को x, तो x माइनस कितना आ गया 2x1/3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2y1/3 का स्क्वायर इक्वल टू r/3 का होल स्क्वायर। तो इसकी रेडियस कितनी आ रही है, तो 1/3 आ रही है। और इसका सेंट्रॉइड G, सेंटर कितना आ रहा है सर्कल का, इस सेंटर कितना आ रहा है 2x1/3 2y1/3। अब वो बोल रहा है ये सेंटर ट्रायंगल CAB का सेंट्रॉइड होना चाहिए, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल G ऑफ ट्रायंगल CAB, तो ये आ जाएगा 2x1/3, x1 प्लस x1 प्लस 0/3, सिमिलरली 2y1/3। सेम आ रहा है क्या? कोई डाउट है? लाइन एंड सर्कल की बात करें तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं लाइन की सर्कल के अबाउट पोजीशन क्या है। लाइन की, ये आर्टिकल पैराबोला, एलियस हाइपरबोला सब में आता है, सब में सेम तरीका है काम करने का। क्या मतलब हुआ, जैसे अपने सर्कल दिया हुआ है कोई भी, ये तो हमारे पास लाइन की पोजीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पोजीशन हो सकती है। तो पहली पोजीशन में ये क्या बन रहा है मेरे पास, सेकंड, यहाँ क्या बन रहा है ये टेंजेंट, और यहाँ क्या बन रहा है आउटसाइड। तो ये 3 पोजीशंस पॉसिबल है मेरे पास। तो इसको पता करने की लाइन की पोजीशन क्या है सर्कल के अबाउट में, मान लो मैंने भी सर्कल ले लिया x² प्लस y² बराबर a², और लाइन ले ली y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर हमें चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है या बाहर है, हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ऊपर डाल देंगे और x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे।
तो x में क्वाड्रेटिक बनाई तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये x में क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है क्या? अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 आएंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि क्या बनने वाला है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या बनेगा मेरे पास सेकेंड, d बराबर 0 हुआ तो टेंजेंट और d लेस देन 0 हुआ तो आउटसाइड। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका साइन हमको बताएगा कि हमारी लाइन की पोजीशन क्या होने वाली है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो कितना आ गया 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो d कितना आ गया 4 कॉमन आ गया, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 4 ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ रही है। अब इसमें क्या होगा, केस क्या बनेगा, अगर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ये 3 कंडीशन है मेरे पास। तो ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो गया तो डी पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में क्या बनने वाला है सीकेंट। इस वाले केस में क्या बनने वाला है टेंजेंट, और इस वाले केस में क्या बनने वाला है आउटसाइड। ये हुआ मेथड नंबर 1। एक तरीका और भी है, अगर मैं कुछ बताओ, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं, सेंटर से अगर लाइन बाहर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आएगा छोटा आएगा। तो ये आ गया मॉड बी ग्रेटर देन सॉरी सीकेंट है तो, और बराबर टेंजेंट है तो, और आउटसाइड है तो दिस मेथड इज गुड मेथड। हम जनरली सर्कल में ये वाला यूज करते हैं। जो मेथड नंबर 1 है वो मैंने इसलिए पढ़ाया आप लोगों को, इसका मेन पर्पस है जब आप पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में काम करेंगे तो आपके पास सिर्फ मेथड नंबर 1 ही होता है, मेथड नंबर 2 नहीं होता, क्योंकि वहां सिमेट्री होती ही नहीं। क्लियर है क्या? तो इस केस में बात करें तो मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितनी आ गई मेरे पास, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये आई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई डाउट है? तो अगर मैं बात करूं यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो मेरे पास y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर और सी स्क्वायर कितना आया था ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी बराबर कितना आ गया प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, है या नहीं? तो y इक्वल टू कितना आ गया एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किस सर्कल के लिए निकाली है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट है? आता तो यहाँ पे अगर मेरे पास सेकंड सर्कल देखिए, अगर सेकंड मेरे पास सर्कल ये वाला होता x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता तो वो क्या बनती, बस y की जगह y माइनस y1, x की जगह x माइनस x1 प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अगर मैं तीसरा सर्कल लेता, मालूम लेता जनरल वाला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी बराबर 0, ये आ रहा है। तो यहां पे कितना बनता है y प्लस एफ इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x प्लस जी प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर।
जहाँ पे r कितना है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो। और ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास इसके लिए आ गया। इसी में हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं क्या, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m टू parallel tangents are possible, two parallel tangents are possible, and distance between them is 2r, जो किसकी लेंथ है, डायमीटर। क्लियर है क्या? तो मतलब क्या हुआ, अपने सर्कल लिया इस तरह से, तो ये डिस्टेंस ये वाला आएगा मेरे पास, ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2r। ये कितना आएगा, 2r। समझ में आया क्या? ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, अगर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है तो हमें कोई भी सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, ये दिया हुआ है और इसका सेंटर मान लिया हमने कुछ, ये सेंटर है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, रेडियस, ये हमने मान लिया p डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको मान लिया हमने x। तो ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कितना है, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का अंडर रूट, लेंथ ऑफ कॉर्ड 2x होगी, मतलब 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आएगी क्या? इसका फॉर्मूला याद नहीं, जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट याद है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड वेरियस फॉर्म। आपको पता है नॉर्मल क्या होती है बेसिकली? अगर हम नॉर्मल की डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल होती क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ कर्व at the point of tangency, at the point of tangency। तो ये मानो हमने कोई भी कर्व ले लिया इस तरह से, ये कर्व लिया तो जी हमने ले ली इसकी टेंजेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ये इक्वेशन, ये होती है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट, दिस इज पॉइंट P। इससे कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x1 y1, क्या मान लिया मैंने, x1 y1। तो यहाँ पे हम बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिस बार फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूँ मैं तो वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, उसका स्लोप कितना हुआ, माइनस dx/dy x1 y1 x माइनस x1। दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ये आ गया। अब इसमें हम और बात करें, जिससे हम बात करें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
फर्स्ट हमने बात की स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में वैसे हम टेंजेंट निकाल चुके हैं, उसी को हम दोबारा यूज कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए, ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं बात करूं नॉर्मल के लिए, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो कोई सर्कल लिया मैंने। नॉर्मल हमेशा कहां से पास करती है? सेंटर से। टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल m मान लूं तो वो किससे पास कर रही है? ओरिजिन से। कहां से पास कर रही है? तो जब भी आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है ओरिजिन से, सेंटर से पास करा दो बस। तो ये किसके बराबर आ गई? y बराबर mx। लेकिन यहाँ पे m क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये याद रखना। अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट m दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1/m। कितना होगा? -1/m। यहां पर हम बात करें तो यहां पे किस पॉइंट से पास कर जाएगी वो? अब देखो यहाँ पे, यहां सर्कल लिया मैंने, तो यहां पे अपन ने जब अपने नॉर्मल लिखी तो सेंटर क्या है यहाँ पे? x1 y1, और स्लोप कितना मान लिया? m। तो ये टेंजेंट इक्वेशन आ गई। तो नॉर्मल की इक्वेशन की बात करें तो वो कितनी होगी? y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। क्लियर है क्या? ये आ गई मेरे पास। क्लियर है? यहाँ पे m क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। समझ में आया क्या? ऐसे ही यहाँ पे ये टेंजेंट है, नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी? y प्लस एफ बराबर m टाइम्स ऑफ x प्लस जी। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? अब सेकंड हम बात करते हैं, ये तो हुआ स्लोप फॉर्म में। सेकंड हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। किससे बात कर रहे हैं हम लोग? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हम बात करें तो कोई भी सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपने को टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है P, दिस इज x1 y1। ये क्या दिया हुआ है आपको? इसमें ध्यान रखना, x1 y1 इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसलिए मैं इसको अलग कलर में लिखा, याद रहे आपको। कार्टेशियन फॉर्म में जब हम x1 y1 यूज करते हैं वो क्या होता है? हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बिना काम करेंगे फंस जाएंगे अदरवाइज, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब मैं बात करूं सेंटर, इसका सेंटर में क्या ले लिया? 0,0। मैं सर्कल कौन सा यूज कर रहा हूं? x² प्लस y² बराबर a²। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? y1/x1। तो इसका स्लोप कितना होगा? -x1/y1। तो इक्वेशन क्या हो गई? x1 y1 से पास कर रही है, -x1/y1 स्लोप है। तो इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस y1 इक्वल टू -x1/y1 x माइनस x1। तो ये आ गया y1 माइनस y1² इक्वल टू -xx1 प्लस x1²। तो ये आ गया xx1 प्लस y1 इक्वल टू x1² प्लस y1²। और x1² प्लस y1² की वैल्यू कितनी होगी? a²। ये a² के बराबर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई मेरे पास? xx1 प्लस y1 बराबर a²। तो बेसिकली जो t सिंबल हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं xx1 प्लस y1 माइनस a² के लिए। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? t बराबर जी। क्या होती है? t बराबर जी। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है क्या? डिवाइड बाय dx से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं। अब इसी में अगर मैं इक्वेशन ले लेता हूं ये वाली, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसके केस में इक्वेशन ऑफ, यहां पे मैं ले रहा हूं x1 y1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। x1 y1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस केस में इक्वेशन होती है xx1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है क्या? ये आ गई इक्वेशन। तो बेसिकली ये इसके लिए आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको जनरली s, s1 और t सिंबल सबके लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास s दिया हुआ हो x² प्लस y² माइनस a², ये वाला कर रहे हैं। तो इसका s1 होता है x1² प्लस y1² माइनस a²। इसका t होता है xx1 प्लस y1 माइनस a²।
अगर आप s ले रहे हैं ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो इसका s1 होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 सॉरी हाँ प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसका t होता है xx1 प्लस yy1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c, ये होता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो ये s1t स्टैंडर्ड वाले के लिए और जनरल वाले के लिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए आपको याद। इसमें एक अच्छा कंसेप्ट भी होता है, क्या होता है वो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व। कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व दिया हुआ है आपको और उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है आपको, तो वो कैसे निकालेंगे। सेकेंड डिग्री कर्व मतलब क्या हो गया, आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस कर्व में ये पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि x1 y1 इज बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपको याद रखने वाली चीजें वो लिख लो बस। क्या एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे, x1, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस x1 बाई 2, वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, y प्लस y1 बाई 2, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, x1y प्लस y1x बाई 2, और c को किससे रिप्लेस करेंगे, c से। बस ये याद कर लो। तो आप किसी भी कर्व की बात करूं मैं आपसे, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में, बट दिस फॉर्मूला, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेकंड डिग्री कर्व। किसके लिए एप्लीकेबल है, अब ऐसा नहीं कोई भी कर्व ले लिया लॉग एक्स के लिए निकाल टेंजेंट निकाल दिया, नहीं, केवल किसके लिए, सेकंड डिग्री कर्व। किसके लिए, एंड प्रोवाइडेड x1 y1 शुड बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, x1 y1 शुड बी द, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए तभी ये वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं है। कोई आउटसाइड पॉइंट के लिए नहीं है। जैसे मान लो पैराबोला है, उसके बाहर एक पॉइंट है 4,5, वो बोला उससे टेंजेंट बनाओ, ये सर्कल है, इसके बाहर एक पॉइंट है 3,2, बोला टेंजेंट बनाओ, तो वैलिड नहीं है, उसका अलग तरीका है। क्लियर है। इसमें क्या बोल रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ गिवन लाइन इज टेंजेंट, और दूसरे में सीकेंट। और अब तो पहली बात तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, वो पता है सी स्क्वायर बराबर, मैथ नंबर 1 की बात करूं मैं तो मैथ नंबर 1 में मेरे को पता होता है कि सी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन दिस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज वैलिड ओनली फॉर सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो पहले एक बार से कर लेते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मतलब कितना आ गया 5, एम कितना है 2, तो ये 1 प्लस 4 आ गया, सी कितना आ गया प्लस माइनस 5। लेकिन क्या मैं इसको थोड़ा कम यूज करता हूँ, मेरे को कम अच्छा लगता है मेथड। क्यों, मेरे को जनरली वो मेथड अच्छे लगते हैं जो जनरलाइज हो, जो कहीं भी काम कर जाए। तो पर्टिकुलर मेथड होते हैं मैं उनको थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, उसमें क्या फंसने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये टेंजेंट है, सबसे अच्छा तरीका होता है मॉड पी इक्वल टू, सेंटर कैसा होगा 0,0, रेडियस कितनी है √5, तो 0,0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो c बाय √5 बराबर √5। तो मॉड c कितना आ गया 5, c कितना आ गया, ये अच्छा, क्योंकि ये हमेशा वैलिड होगा, सेंटर कुछ भी हो। अब दूसरा हम बात करें, अब वो बोले सीकेंट है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ मॉड पी, उसमें फंसेंगे नहीं आप। अगर सीकेंट है तो मॉड पी क्या होगा, लेस देन आर, तो c बाय √5 का मॉड लेस देन कितना आ गया √5, तो मॉड c लेस देन कितना आ गया 5, तो c बिलोंग्स टू कहां से कहां आ गया, समझ में आया क्या। नंबर 2 में अगर देखें आप तो सर्कल दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x। अब इसका सेंटर तो ओरिजिन है ही नहीं, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में लिखाई है वो यहाँ फेल कर जाती है, क्योंकि वो सिर्फ सेंटर ओरिजिन वाले के लिए वैलिड है। तो मॉड पी इक्वल टू आर काम करेगा। तो इसका सेंटर वो कितना दिया हुआ है आपको 5,0, और रेडियस कितनी है 5। लाइन क्या दी हुई है 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा बराबर 0। अब मॉड पी इक्वल टू आर किया अपने, तो मॉड पी इक्वल टू आर करेंगे तो ये आएगा 15 माइनस लैम्डा बाय 5 बराबर 5। तो ये आगे लैम्डा माइनस 15 का मॉड बराबर 25।
लैम्डा माइनस 15 बराबर प्लस माइनस 25, लैम्डा बराबर 40 और माइनस 10। समझ में आया क्या? प्रोफाइल का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वो बोला है दिस इज अ कंडीशन देन शो दैट द लाइन lx प्लस my प्लस 1 बराबर 0 टचेज ए फिक्स सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। में कुछ गिवन नहीं है, कंडीशन गिवन है। और केवल एक कंडीशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, सेंटर मान लेंगे a, b। ये मेथड नंबर 1 मान रहा हूं मैं। सेंटर मान लिया मैंने a, b, ठीक है। और रेडियस मैंने क्या मान ली, r। सेंटर a, b और रेडियस क्या मान ली। अगर ये टेंजेंट है तो मॉड p इक्वल टू कितना होना चाहिए, r। तो आप मॉड p इक्वल टू r लगा दो, तो ये आ गया al प्लस bm प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर r। स्क्वायरिंग कर दो उसका, और अब स्क्वायर करेंगे आप तो ये बन गया a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2al प्लस 2bm प्लस 2ablm बराबर r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। जो राइट वाली टर्म है उसको लेफ्ट में ले आओ, रीअरेंज कर दो, तो ये बन गया मेरे पास l स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये आ गया प्लस 2al प्लस 2bm प्लस 2ablm प्लस 1 बराबर 0। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है आपको, वो दी हुई है 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 बराबर 0। मेक श्योर दोनों कंडीशन का कांस्टेंट टर्म सेम हो, वो बनी है। अगर मान लो 2 होता, 2 से डिवाइड करते पहले, तो कंडीशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म सेम। अब कोफिशिएंट कंपेयर करो, l का कोफिशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे 2a, यहाँ पे कितना आ रहा है 6, तो 2a बराबर कितना आ गया 6। m का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2b, यहाँ पे कितना आ रहा है 0, a कितना आ गया 3, b कितना आ गया 0। अब l स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, a को रखा 3, r स्क्वायर कितना आ गया 5, r कितना आ गया। इसका मतलब जो सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,0 और रेडियस कितनी आ रही है √5। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? अब एक तरीका इसका और होता है, मेथड नंबर 2 भी होता है इसका। मेथड नंबर 2 इज, आप क्या करो, जो कंडीशन दी हुई है आपको 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 बराबर 0, इस कंडीशन को मॉड p इक्वल टू r में कन्वर्ट कर दो। इसको मॉड p इक्वल टू r में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे आप, ये लिखा हुआ है 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 बराबर 5m स्क्वायर, इसको यहां ले जाओ, ले गए। अब दोनों साइड 5l स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 9l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 बराबर 5m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये बन गया 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको डिवाइड करके अंडर रूट ले, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 3l प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मॉड बराबर √3। और कंडीशन मेरे पास क्या थी, al प्लस bm प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर r। ये कंडीशन होती है। कंपेयर करें तो a कितना आ रहा है 3, b कितना आ रहा है 0, r कितना आ रहा है √5। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो इसी का रेप्लिका क्वेश्चन ये वाला भी है, पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे al स्क्वायर minus bm square plus 2dl plus 1 where a b c d are fixed real numbers and a plus b is d square and line touches a fixed circle, find center and radius। ये दिया हुआ है आपको, कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करना है तो हम सेंटर क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं p, q, और रेडियस क्या मान लेते हैं r। a, b से नहीं माना, a, b क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे जब लिखूंगा यहाँ पे तो कितना आएगा LP प्लस MQ प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर R। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा L स्क्वायर P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2LP प्लस 2QM प्लस 2LMPQ प्लस 1 बराबर 0। ये आएगा।
और क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है आपको वो क्या दी हुई है, AL स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस 2DL प्लस 1 बराबर 0, ये दी हुई है। इसे कंपेयर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे P बराबर तो कितना आ गया D और Q बराबर कितना आ रहा है 0, तो सेंटर तो मेरे पास डायरेक्टली आ गया D, 0 और रेडियस का स्क्वायर मतलब P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कितना दिया हुआ है A, अरे दिया ही दिया है, कोई डाउट है? तो R स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, P स्क्वायर कितना आएगा D स्क्वायर माइनस A, D स्क्वायर कितना है A प्लस B, A कट गया कितना आ गया B, रेडियस कितनी आ गई रूट B, कितनी आ गई रूट B, ओके। अब वैसे करना चाहते हैं कि बस हम ठीक है, हम जो मेथड नंबर 2 है उससे पॉसिबल है क्या, तो मेथड नंबर 1 में सबसे इजी बात क्या होती है, फिर दिमाग ही लगाना होता है। अगर आपको मेथड समझ में आ गया है डायरेक्टली सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाता है। इस वाले में थोड़ा मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, जैसे AL स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस 2DL प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो ये आ गया AL स्क्वायर प्लस 2DL प्लस 1 बराबर BM स्क्वायर, इसको यहां लेकर कोई डाउट यहाँ था। अब हमको क्या ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, BL स्क्वायर, तो A प्लस BL स्क्वायर ये आएगा मेरे पास, ये तो बनेगा मेरे पास B और D कितना है 2 अंडर रूट ऑफ A प्लस B L प्लस 1 और ये आ गया B L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ A प्लस B L प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू B L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ A प्लस B कितना है D, तो ये आ गया DL प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है रूट B, तो सेंटर कितना आ रहा है आपके पास D, 0 और रेडियस कितनी आ रही है रूट B। इसमें थोड़ी मैनिपुलेशन होती है, इजी पड़ता है लेकिन इसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। फर्स्ट मेथड में आपने देखा हो तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सेंटर माना, रेडियस मानी, मॉड P इक्वल टू R रखा, स्क्वायरिंग करी, कंपेयर मार दिया, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है क्या? देखिए आप ट्रायंगल हैज 2 ऑफ इट्स साइड्स अलोंग द एक्सिस एंड इट्स थर्ड साइड टचेस द सर्कल दिस वन। और आप देखें ये सर्कल जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस सर्कल का सेंटर क्या है a, a और रेडियस कितनी है a, तो ये सर्कल जो भी होगा वो क्या कर रहा होगा, x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर रहा होगा टच, ये टचिंग कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है थर्ड साइड टचेस द सर्कल, तो थर्ड साइड जो बनने वाली है मेरे पास वो कैसे बनेगी इसकी, ये ऐसे बनेगी। अब क्या बोला फाइंड द लोकस सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जो बन रहा है मान लो ये पॉइंट है O, ये है A, ये है B, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर क्या होता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो बस यही पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे ना एग्जाम्स में तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। इस पॉइंट का लोकस निकालना है ये h, के अगर ये h, के है तो ये पॉइंट कितना होगा और ये पॉइंट कितना होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x/2h प्लस y/2k इक्वल टू 1। अब ये लाइन इस के लिए क्या है टेंजेंट है, ये AB इक्वेशन है। सर्कल के लिए टेंजेंट है तो a, से मॉड P किसके बराबर होना चाहिए 1, तो यहां से अपन लिखा a/2h प्लस b/2k माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1/4h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इक्वल टू a, इसका मॉड। अब क्या करना है बस आपको स्क्वायरिंग करेंगे, ये क्या बन जाएगा मेरे पास a/2x प्लस b/2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 4 बाहर आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। आंसर क्लियर है क्या? ये a है, यहाँ पर ये भी a है, ये भी है, b नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे सेंटर कितना है -2,1 और रेडियस कितनी है 3, नहीं नॉट 3, 4 प्लस 1 5 √8 ये आई। तो मॉड P सेंटर से डिस्टेंस निकालें लाइन का तो आ रहा है -2 -1 प्लस 2/√2 विच इज कमिंग आउट टू बी 1/√2 और जो लेंथ होती है वो होती है 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये होती है। तो ये आ गया 2
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब 8 माइनस 1/8, तो कितना आ गया √15, और ये √2 तो ये कितना आ गया √30। समझ में आया क्या?